Hello students, today I am going to start chapter first sexual reproduction in flowering plant. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को NCERT से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. तो क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? सो बेटा येस वी आर लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. हम लकी हैं कि प्लांट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो बेटा ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लांट्स जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट हमें फ्रूट्स एंड सीड्स मिलते हैं. ओके, सो एड्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या ज़रूरी होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए? तो माइग्रेट्स ऑफ फ्लावर्स सेंड्स रिच कलर दैट अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है बेटा, तो इस वजह से जो प्लांट होते हैं इन फ्लावर्स को जो ये गुच्छे में देखते हैं या जो इनकी खुशबू होती है इनसे वो क्या होते हैं? रिच कलर देखते हैं, इनसे वो अट्रैक्ट होते हैं. ओके, माइग्रेट्स ऑफ फ्लावर्स सेंड्स रिच कलर दैट अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. ओके बेटा, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं? शो करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रूट्स एंड सीड. तो एंड प्रोडक्ट क्या है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का? फ्रूट्स एंड सीड्स. चलिए आगे देखते हैं. फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. तो जो आपके फ्लावर क्या है? एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, मतलब आकर्षण. ठीक है, अट्रैक्ट करता है किसको? पॉलिनेटर्स को, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो और इजी हो जाता है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ. इमेमोरियल मीन्स प्राचीन काल से ही. ठीक है, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सेट्रा. ओके, तो जो फ्लावर्स हैं एज ए ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते आ रहे हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे फिर फ्लावर्स को वो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए या फिर सजाने के लिए, सोशली या फिर रिलीजियस, कल्चर वैल्यू, इन सभी में यूज़ करते आ रहे हैं. इसके अलावा जो अपनी इम्पोर्टेंट फीलिंग्स होती हैं ह्यूमंस की, उसको कन्वे करने के लिए एज ए सिंबल यूज़ करते हैं फ्लावर्स को. ठीक है, चाहे वो फिर हैप्पीनेस हो या फिर ग्रिफ या मतलब सैडनेस हो. ठीक है, तो फ्लावर्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं. चलिए आगे देखते हैं बेटा. लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यूज दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड इन गार्डन्स. तो क्या बताना है हमें? लिस्ट बतानी है 5 फ्लावर्स की जो हम सजाने के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. चलिए देखते हैं बेटा. रोज़, ऑर्किड्स, कार्नेशन, क्राइसैंथेमम्स, लिलीज. ओके, ये आपके 5 फ्लावर्स हैं जिनको एज ए ऑर्नामेंटल यूज़ किया जाता है. चलिए आगे देखते हैं बेटा. Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. तो 5 फ्लावर्स हमें और बताने हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं? सोशली, कल्चर, सेलिब्रेशन में. ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि वो 5 फ्लावर्स कौन से हैं. मेरीगोल्ड, क्राइसैंथेमम, रोज़, जैस्मिन, हिबिस्कस. ओके, सो हैव यू हेयर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर क्या होता है?
चलिए देख लेते हैं। फ्लोरिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट deals with the cultivation and management of flowers, ornamental plants and foliage plants for aesthetic decorative such as cut flowers, example roses, carnation, pot plants, example orchids। तो बेटा फ्लोरिकल्चर क्या है? एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, जिसमें क्या होता है, जिसमें कल्टीवेशन हो जाता है। ठीक है, कल्टीवेशन किया जाता है फ्लावर्स का। किस बेस पर? कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो सजाने वाले प्लांट हैं या पत्तेदार प्लांट हैं, जिनको हम एस्थेटिक मतलब हम उनसे सुंदरता बढ़ाने के लिए उनको यूज़ करते हैं, डेकोरेट करने के लिए अपने घरों को हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम मोस्टली आपका रोजेस वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, कैरनेशन, जिसमें हम फ्लावर्स को कट करके उनको ग्रो करवाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ठीक है बेटा, तो जो एज ए बायोलॉजिस्ट अगर बात की जा रही है तो फ्लावर्स क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइट है वही आपका फ्लावर है, तो हम इसलिए फ्लावर की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। टू मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, टू मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? तो आपका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ओके बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में हमें पता है कि स्पर्म एंड ओवम का फ्यूज़न होता है। ठीक है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। प्री का मतलब है बेटा पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के में हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स देखे जाते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में तो हमें पता है इजीली कि प्री फर्टिलाइजेशन में हमें गैमेट्स का फॉर्मेशन देखना है। क्या देखना है बेटा? गैमेट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट्स में हम देखेंगे कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का किस टाइप से फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए उससे पहले हम देखेंगे किस टाइप से गैमेट बनते हैं, पहले क्या क्या इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं एक फ्लावर के अंदर। चलिए देखते हैं बेटा। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। तो क्या क्या होता है, मतलब एक्चुअल फ्लावर जो हमें मिलता है, दिखता है प्लांट में, तो वो बनने में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या होता है प्लांट के अंदर। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? सेवरल हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा, देन फ्लोरल वर्ड, और फिर हमें फ्लावर देखने को मिलेगा। ठीक है, इन फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? अभी हमने देखा था एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। सो हमने दो बार नाम देख लिया, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोशियम एंड गाइनोशियम? चलिए देखते हैं। एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए होल ऑफ स्टेमन्स। तो एंडोशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो कि स्टेमन कलेक्टर ऑफ स्टेमन्स को हम क्या बोलते हैं, या कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स को हम एंडोशियम बोलते हैं। एंड व्हाट इज गाइनोशियम? गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कंसिस्ट ऑफ ए होल ऑफ कार्पल और पिस्टल। चलिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं। एक फ्लावर के अंदर
कहाँ आपका स्टेमन प्रेजेंट होता है और कहाँ आपके कार्पल और पिस्टल प्रेजेंट होते हैं। चलिए देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ देख लेते हैं, ये नॉर्मल हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं ये थैलेमस है, जिससे आपके सेपल्स और पेटल्स अटैच होते हैं। जो सेपल होते हैं वो आपके ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, पेटल आपका कलरफुल पार्ट होता है, और ये इस टाइप से आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही बेटा यही स्टेमन है, ओके। और काफ़ी सारे स्टेमन को हम एक साथ क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और यहाँ आपको दिख रहा है ये इस टाइप से, इसको बोलते हैं बेटा कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। इसी का दूसरा नाम है पिस्टल, इसी को हम पिस्टल भी कहते हैं। तो कार्पल आपका गाइनोशियम है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और बेटा स्टेमन क्या है, स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसी की हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल फ्लावर में हमें क्या देखना है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे एक फ्लावरिंग प्लांट में। तो मेन हमें फ्लावर के अंदर देखना है कि किस टाइप से ये रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने देख लिया कि स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं कि किस टाइप से इनका फॉर्मेशन होता है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स क्या रहते हैं। गैमेट्स का फॉर्मेशन देखेंगे हम। तो स्टेमन, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, इनका फॉर्मेशन हमें देखना है। तो बेटा स्टेमन अभी हमने देखा, ये इस टाइप से स्टेमन है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें हम क्या देखते हैं, दो पार्ट से ये स्टेमन मिलकर बना है, ओके। स्टेमन आपका दो पार्ट से मिलकर बना है। क्या क्या दो पार्ट हैं, दो पार्ट हैं यहाँ, फ्लामेंट एंड एंथर। ये आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम एंथर कहते हैं बेटा, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम फ्लामेंट बोलते हैं। एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम एंथर कह रहे हैं, और इसको फ्लामेंट। और एंथर एंड फ्लामेंट से मिलकर आपका स्टेमन बनता है, ओके। तो व्हाट इज फ्लामेंट, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, एंड व्हाट इज एंथर, इट इज़ ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखते हैं। थैलेमस और पेटल अटैच टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फ्लामेंट। इस बात का क्या मतलब है, तो दोबारा से इस फ्लावर को देखेंगे जिसमें हम समझेंगे इसका मतलब। तो ये बेटा थैलेमस होता है जिससे आपका ये फ्लावर अटैच है। तो थैलेमस और ये पेटल्स जो होते हैं इनसे आप देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ पर स्टेमन शो हो रहा है, ये इधर स्टेमन है। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए बेटा कि ये जो स्टेमन है ये पेटल या फिर थैलेमस से ये वाला जो स्टेमन का पार्ट है ये अटैच है। तो इस पार्ट को प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, जो थैलेमस या फिर पेटल के पास वाला पार्ट है उसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर। तो नॉर्मल अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर में हमें क्या दिखता है, एंथर में हमें दिखता है कि बाइलोब्ड होता है, ईच बाइलोब हैविंग टू थिका। तो ये दिख रहा है आपको, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और ये डाइथिकस होता है जो कि कनेक्ट करके रख रहा है यहाँ पर इनको, ठीक है। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, जब हम कटिंग करते हैं एंथर की, तो हमें क्या शो होता है, जब हम एंथर की बेटा कटिंग करते हैं तो हमें क्या शो होता है, तो हमें दिखता है 4 साइडेड टेट्राड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, लोकेटेड एट कॉर्नर, 2 इन ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस टाइप से कुछ हमें ये आपको दिख रहा है, कुछ इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर शो होता है। ये रहा, जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं एंथर का तो हमें कुछ इस टाइप से ये आपको दिख रहा है, ये बाइलोब्ड, यही बाइलोब्ड एंथर है जिसको हमने जब सेक्शन कटिंग की इसकी, तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है।
तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें ये जो ईच लोब है इसमें हमें एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ईच लोब में हमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, मीन्स हमें बाई लोब स्ट्रक्चर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया शो हो रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं, ये जो बेटा चारों हैं एक साथ, तो इनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जा रहा है। और अगर मैं एक सिंगल की बात करूं तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम ही वह जगह है बेटा, वो जगह है जहां आपके पोलन ग्रेन मीन्स मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और मेल गैमेटोफाइट में आपको मेल गैमेट्स देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। तो टेट्राड फॉर्म में आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिखी, सिंगल को 4 फॉर्म में है तो माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, सिंगल है तो माइक्रोस्पोरेंजियम बोल देंगे। ओके बेटा, तो जब हम देखेंगे कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम से कैसे आपके पोलन ग्रेन बने, तो उससे पहले हम क्या देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो फर्दर डेवलप होकर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है जो पहले ये आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रही है जिसमें आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं पहले, ठीक है, तो इसको भी हम माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं क्योंकि पहले इसमें माइक्रोस्पोर बने। लेकिन जब ये माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं ना बेटा, जब ये पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं फिर हम इन माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सेक कहना शुरू कर देते हैं। समझ आया कि जब मेच्योर होकर माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हुए तो इसको पोलन सेक कहेंगे, और अभी क्या कह रहे हैं, जब तक इसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं तो इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप से फॉर्मेशन होगा। पहले हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले तो हमने एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, अब हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम का जब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हम क्या देखते हैं बेटा कि माइक्रोस्पोरेंजियम के सराउंडिंग में हमें 4 वॉल्स दिखती हैं, ठीक है, 4 वॉल लेयर्स दिखती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के सराउंड में, आसपास इसके, ठीक है। तो 4 लेयर के क्या क्या नाम है, फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकंड है एंडोडर्मिस, थर्ड है मिडिल लेयर एंड फोर्थ है टैप्टम। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि किस लेयर का क्या फंक्शन है। तो बेटा एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, इन तीनों का फंक्शन है, ये तीनों क्या हैं, आउटर 3 लेयर, क्या फंक्शन है इनका, इनका फंक्शन है बेटा प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहिशंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन। क्या फंक्शन है इनका, इनका फंक्शन है बेटा कि प्रोटेक्शन करते हैं और हेल्प करते हैं किसमें, डेहिशंस, डेहिशंस का मतलब है जब एंथर फटता है, ब्रेक होता है और उससे पोलन ग्रेन निकलते हैं तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं ये 3 लेयर्स। ओके, तो प्रोटेक्शन और हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं जब डेहिशंस ऑफ एंथर, ठीक है, एंथर के फटने में, जिससे कि जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है 4th लेयर है आपकी टैप्टम। तो बेटा टैप्टम का क्या फंक्शन है, ये इनर मोस्ट वॉल लेयर इट्स टैप्टम। तो टैप्टम क्या है, आपकी इनर मोस्ट वॉल लेयर है। इसका फंक्शन है बेटा नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो जो पोलन ग्रेन है, अब हमने क्या देखा कि जो 3 लेयर्स हैं वो तो डेहिशंस ऑफ एंथर टू रिलीज अ पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन के रिलीज होने में हेल्प करवा रही हैं, लेकिन जो टैप्टम है उसका काम क्या है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, पोलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और ये टैप्टम के अगर हम कुछ फीचर्स देखें, कुछ कैरेक्टर्स देखें तो क्या क्या हैं, सेल्स ऑफ टैप्टम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो बेटा इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। ओके, एक से ज़्यादा इसमें न्यूक्लियस है और इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एनसीईआरटी में, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैप्टल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट। तो कैसे, आप क्या सोचते हैं कि कैसे जो टैप्टल सेल है वो बाइन्यूक्लिएट बनती है। टैप्टल सेल्स बिकम बाइन्यूक्लिएट थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एंडोमाइटोसिस वेयर द न्यूक्लियस splits but
साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर। ओके, तो कैसे बनी आपकी टैप्टल सेल बाइन्यूक्लिएट? तो बेटा इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि एंडोमाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बनती है। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस तो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो रही है, और सेल डिवाइड नहीं होती तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। इस वजह से आपकी जो टैप्टम वॉल है वो बाइन्यूक्लिएटेड है। ओके, टैप्टल सेल्स आर लार्ज न्यूट्रिटिव सेल्स दैट सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो टैप्टल सेल, जो टैप्टम सेल है वो कैसी है? न्यूट्रिटिव सेल इसको कहा जा रहा है, तभी तो वो सपोर्ट कर रही है। किसको सपोर्ट कर रही है? कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से हो। When anther is young, center of each microsporangium। अच्छा चलिए आगे हम देखते हैं कि किस टाइप से आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो जब आपका एंथर यंग होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एंथर है, तो एंथर से किस टाइप से माइक्रोस्पोर बनेंगे, फिर माइक्रोस्पोर से कैसे पोलन ग्रेन्स बनेंगे जो कि डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं? इन माइक्रोस्पोर्स से ही आगे जाके पोलन ग्रेन बनते हैं जो मेल गैमेटोफाइट है, जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। ये आपका एंथर है, फ्लामेंट स्टेमन है, ठीक है। तो ये एंथर है, जब ये एंथर यंग है तो इसमें हमें पता है कि सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट थी, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थी, तो हम मोस्टली नॉर्मल हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम को लेकर चलते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं। तो बेटा जब टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म द टिश्यूज़। ओके, तो जो सेल्स का ग्रुप होता है वही क्या बनाता है? टिश्यू बनाएगा। तो कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें? आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम पोलन ग्रेन मदर सेल भी कहते हैं, जिनसे आगे चल के आपको माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन दिखेगा। चलिए देख लेते हैं। जो एंथर यंग है तो उसके अंदर हमें माइक्रोस्पोरेंजियम दिखी। माइक्रोस्पोरेंजियम में आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, जो पूरा में है प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजियम के एक ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो अपना नंबर बढ़ा लेंगी, ठीक है। फिर उससे में मियोसिस होगा और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनसीईआरटी में, एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड? तो आंसर इज द प्लॉइडी ऑफ ए सेल इन ए टेट्राड इज हैप्लॉइड, और एंड दिस मीन्स दैट ईच सेल इज ए इन ए टेट्राड हैज़ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो कहने का क्या मतलब है कि जो आपकी ये टेट्राड, मतलब कहने का ये है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं वो बेटा 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो इनके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है? इसमें किस टाइप से कौन सा क्रोमोसोम होता है? हैप्लॉइड। किस टाइप के क्रोमोसोम होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं? हैप्लॉइड क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हैप्लॉइड का क्या मतलब है? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या मतलब है? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और डिप्लॉइड का क्या मीनिंग होता है? हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल, ठीक है। अगर सिर्फ क्रोमोसोम का एक सेट है तो उसको हम हैप्लॉइड बोलेंगे, और अगर 2 सेट हैं तो उसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। चलिए अब हम कंप्लीट एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे हमारा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है? माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाता है, जो आपका मेल गैमेटोफाइट है, जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं। और अभी हम क्या देख रहे हैं? हम यही देख रहे हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन में आपके मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, तो उनका फॉर्मेशन हमें देखना है, जिसमें हम मेल गैमेट का फॉर्मेशन देख रहे हैं। ओके बेटा, चलिए देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। तो कैसे होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। हमने अभी बात की थी
कि जो आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं, फिर उसमें स्पोरोजिनस टिश्यूज़ जो होते हैं वो होमोजीनस सेल्स या फिर पोलन ग्रेन मदर सेल से बने होते हैं टिश्यू। इनमें जब मियोसिस होती है तो मियोसिस से क्या देखने को मिलता है, हमें 4 माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं जिनके अंदर एन क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हैप्लोइड क्रोमोसोम होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये जो पोलन मदर सेल है, जब इसमें मियोसिस होती है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। इस तो कैसे बनेंगे, मियोसिस होती है। मियोसिस के बारे में हमें पता है कि मदर सेल के पास जब हैप्लोइड नहीं बल्कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, तब जो न्यू गैमेट्स बनते हैं, न्यू सेल्स बनती हैं, वो हैप्लोइड बनती हैं। और हमें पता है कि गैमेट्स हमारे कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। तो मदर सेल के पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम होने चाहिए, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, तब जाके हमारे हैप्लोइड गैमेट्स बनते हैं। तो जब आपके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में 4 माइक्रोस्पोर बने, जब ये 4 माइक्रोस्पोर क्या होंगे, एंथर जब मेच्योर होगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो माइक्रोस्पोर डिसोशिएट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और हर एक माइक्रोस्पोर आगे डेवलप होके क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है बेटा, क्या है, मेल गैमेटोफाइट। और ये मेल गैमेटोफाइट कब बना, जब माइक्रोस्पोर डेवलप होके पोलन ग्रेन बनाया, जिसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो हम पोलन ग्रेन के बारे में बात कर लेते हैं कि पोलन ग्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। पोलन ग्रेन में ये हमें दिख रही है एक्साइन वॉल, जो आउटर वॉल है उसको हम एक्साइन कहते हैं, जो ये इनर वॉल है इसको हम इंटाइन कहते हैं। जो एक्साइन वॉल होती है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, और जो इंटाइन लेयर होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। चलिए देख लेते हैं फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलिनिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलिनिन? स्पोरोपोलिनिन का क्या फंक्शन है? मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्केलाई, नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन। तो जो ये हार्श कंडीशन, हाई टेम्परेचर या लो पीएच, इस टाइप का कंडीशन आती है ना पोलन ग्रेन के ऊपर, तो उसको कौन प्रिवेंट करता है इन सब सिचुएशन से? तो ये स्पोरोपोलिनिन जो रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये बचाता है इस कंडीशन से, हमारे पोलन ग्रेन को डिग्रेड होने से बचाता है। ठीक है, लेकिन स्पोरोपोलिनिन को कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड इसको डिग्रेड कर सकता है, ना हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये केयर करता है, प्रोटेक्शन करता है हमारे पोलन ग्रेन की। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक पोर, इसे बोलते हैं जर्म पोर, जिससे आपकी पोलन ट्यूब बनती है। जो आपका पोलन ग्रेन है, इसकी पोलन ट्यूब कहाँ से बनती है? जर्म पोर से। तो जर्म पोर पर पोलन ग्रेन में क्या हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो स्पोरोपोलिनिन है वो एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वे स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन इस जर्म पोर पर एब्सेंट होता है।